तो ये जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, दिस ब्रांच, ये जो शाखा है फिजिक्स की, डील्स विद हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय ए सिस्टम। बेसिकली ये सिस्टम और सराउंडिंग है, इंटरेक्शन ही है, इसके अंदर अपन इस कंपोनेंट को पढ़ेंगे, हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन बाय गैस, जनरली गैस। मैंने कोई भी सिस्टम लिख दिया है, जनरली गैस रहेगा वो सिस्टम। देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिफरेंट मामला है साइन कन्वेंशन के हिसाब से, है ना। और फिजिक्स में एक और बात, कि जो भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा वो इक्विलिब्रियम के बहुत नजदीक होगा, यानी जो भी प्रोसेस होंगे वो क्वासी स्टैटिक होंगे, यानी स्लोली होंगे। कोई चीज अगर ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में है तो ड्राइविंग फोर्सेस क्या हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं। मतलब कोई चीज हाई प्रेशर इधर है, लो प्रेशर इधर है, तो इधर मूव करेगी ना। तो अब ये तो इक्विलिब्रियम नहीं है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम पे पढ़ना कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं होगा फिर तो सारी कुछ सीज हो जाएगी चीजें। तो इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिविएटेड रहेंगे, लेकिन बहुत थोड़ा, जनरली फिजिक्स में। ठीक है, वहां पे अपन केमिस्ट्री में कुछ सडन प्रोसेसेस भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में उनको अवॉइड करेंगे। और ज्यादातर जो इक्विलिब्रियम होंगे वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बहुत क्लोज रहेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ये जो वर्ड लिखा है इसका क्या मतलब है। जो कॉन्फ़िगरेशन, जो डिपार्टमेंट अंडर स्टडी होगा ना, सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है, बाउंड्री है सिस्टम, बाउंड्री विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। इन्हीं तीन चीजों को कैलकुलेट करने के लिए एक इमेजिनरी और रियल बाउंड्री होगी, जिसको अपन कहेंगे सिस्टम। और इसके अलावा जो भी चीज है वो है सराउंडिंग, एनीथिंग एल्स विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ सिस्टम इज सराउंडिंग। इसमें यही लिख देता हूं मैं, नॉट सिस्टम। अच्छा, सिस्टम और सराउंडिंग मिलके बनाते हैं यूनिवर्स, जो कि हम देख ही रहे हैं, यूनिवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमको थर्मोडायनेमिक्स में एक सिस्टम डिफाइन करना रहेगा, उस सिस्टम को पढ़ेंगे। जनरली आपके पास जो सिस्टम रहेगा हमारे फिजिक्स में, वो रहेगा 99 बार, ये रहेगा 99 बार ये सिस्टम रहेगा 100 में से। और वो सिस्टम ये है, आपको हमेशा फील उठाने के लिए, देखो सब मैथ्स लिखोगे, सब अलजेब्रा तो लिखोगे ही, इस टॉपिक को फील करने के लिए आपको हमेशा माइंड में रखना है कि कोई आइडियल गैस होती है। कौन सी गैस आइडियल होती है, तुम्हारे लिए फिलहाल इतना ही सुनना है तुमको, कि जो इस इक्वेशन को ओबे करती है बस, या फिर इसको भी। इसको जो ओबे करती है वो आइडियल गैस होती है। इसका डिफरेंशियल फॉर्म है, ये इसका इंटीग्रल फॉर्म है, पीवी बराबर एनआरटी। ऐसी कोई भी गैस आइडियल हो जाएगी फिलहाल के लिए, यही भाषा। बाकी केटीजी में अपन आइडियल गैस के क्या क्या नियम होंगे, कौन सी रियल गैस कब आइडियल गैस के जैसा परफॉर्म करेगी, वो सब देखेंगे। तो पीडीवी प्लस वीडीपी बराबर एनआरडीटी, जो भी गैस ओबे करेगी वो आइडियल गैस होगी हमारे लिए, या फिर जो आइडियल गैस होगी वो इसको ओबे करेगी। तो हमें क्या अज्यूम करना है कि एक पिस्टन है, पिस्टन के अंदर एक आइडियल गैस ट्रैप्ड है। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं जैसे कि प्रेशर ऑफ द गैस, हम ज्यादातर सिस्टम से रिलेटेड रहते हैं। तो ये वाली जो गैस अंदर, देखो दो प्रेशर है यहाँ पे, एक इसके सराउंडिंग का, बाहर वाली एयर का, और एक इसके अंदर वाली गैस का। तो प्रेशर ऑफ द गैस ज्यादा कंसिडरेशन में लेंगे, ये गैस। और इसका प्रेशर का फिलहाल के लिए आपके लिए मतलब है फोर्स पर यूनिट एरिया, बस। बाद में हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिकली प्रेशर कैसा होता है, क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है। तो एक गैस को अज्यूम मानना है, ऊपर मानना है एक पिस्टन को, ये पिस्टन को पुश करने की कोशिश कर रही है। अगर ये इक्विलिब्रियम में आ गया है और पिस्टन पुश नहीं हो रहा है, तो यानी यहाँ का जो प्रेशर है और यहाँ का जो प्रेशर है वो सेम हो गए हैं, अगर ये पिस्टन मासलेस है तो। अगर ये पिस्टन मासलेस है तो, अदरवाइज क्या होगा, इसको इसका वेट भी बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया, तो नीचे फोर्स लग ही रहा है, एक वेट और लग रहा है नीचे फोर्स, और ऊपर वाला फोर्स इसके बराबर होगा। फिर मेरे बात समझे, ये हमारा सिस्टम होगा जनरली, ये हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा। ये बात क्लियर है। अच्छा, सभी चीजों के ना धीरे धीरे आंसर करूंगा मैं, कुछ डेफिनेशंस पहले डिफाइन कर दूं, फिर अपन वन बाय वन इसका सब का क्यों, किंतु परंतु अरंतु पढ़ेंगे। कैसा क्यों है सर, प्रोसेस स्लो होना चाहिए सर, प्रोसेस फास्ट हो जाएगा तो हम क्या स्टडी नहीं कर पाएंगे सर, ऐसा वैसा सब। सबसे पहली बात जो आपको स्टडी करनी रहेगी वो है
थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम संसार का सबसे बड़ा इक्विलिब्रियम है ये। एक तो होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जो आप पढ़ रहे हो, नेट फोर्स बराबर जीरो, जिसको आप इक्विलिब्रियम कहते आ रहे हो। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम है जिसमें सभी प्रकार के इक्विलिब्रियम को एग्जिस्ट करते हैं, यानी पूरी तरह हर टाइप का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए विद इन द सिस्टम एंड विद सिस्टम एंड सराउंडिंग। ऐसा इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। सबसे पहला मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब हो जाएगा सभी फोर्सेस, या एक्सटर्नल ना लिखो, सभी फोर्सेस का समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस क्या हो जाए? जीरो हो जाए। हमारे लिए गैस की स्टेट में अपन कहेंगे प्रेशर इधर उधर का क्या हो जाए, पिस्टन पे बैलेंस हो जाए, अगर पिस्टन मासलेस है और वर्टिकल प्लेन में तो ऐसा इक्विलिब्रियम कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? मैकेनिकल होगा, है ना। मतलब फोर्स, ड्राइविंग फोर्स। जो मैकेनिकल का मतलब ज्यादातर वो चीजें लेते हैं जो दिख रही हैं हमें बहुत, मशीन से रिलेटेड, जैसे ना, जैसे गैस को अपन ऐसा नहीं बोलेंगे, गैस वाली जो सिचुएशन है उसके लिए केमिकल रिएक्शन भी हो रही है, उनके हट के कोई इक्विलिब्रियम है, जैसे कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम समझ रहे हो ना, रिजिड बॉडीज का होगा वो वाला। दूसरा केमिकल इक्विलिब्रियम, कैम इक्विलिब्रियम, यानी ऑल केमिकल रिएक्शंस सीजेस, सारी केमिकल रिएक्शन बंद हो जाएंगी अगर ऐसी अवस्था हो जाती है। ठीक है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज नहीं हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है, तो वो क्या कहलाएगा? केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। तो मेरी बात समझे? ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम से डिफरेंट है। ऐसा क्यों है? मान लो इस सिस्टम में आपने कोई एक्स गैस भरी, उसके मोल डिसएसोसिएट हो रहे हैं या कोई और गतिविधि चल रही है, दो गैसेस है वो मिक्स हो रही है, कुछ रिएक्शन कर रही है, तो आपको बेसिकली पता ही नहीं होगा ना इसमें गैस कौन सी है। इस गैस को आप अंडर स्टडी ले रहे हैं, हर एक गैस का अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ना, हर एक गैस की अपनी इंडिविजुअलिटी है ना। मोलर हीट कैपेसिटी प्रोसेस पे डिपेंड करती है इसमें, अरे हाँ कि नहीं, वो भी बदलती है गैस टू गैस। सीवी आप देखेंगे फॉर्मूला बनेगा F/2R, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड कर जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम गैस पे डिपेंड कर जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है, आपके यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस नहीं होने चाहिए। ऐसा इक्विलिब्रियम अगर एस्टेब्लिश हो गया है तो उसको केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। तीसरा, थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी नो हीट फ्लो, क्योंकि टेम्परेचर सेम हो गया तो हीट भी फ्लो नहीं होगी। हीट भी क्या नहीं होगी? फ्लो नहीं होगी। अगर क्या सेम हो गया? टेम्परेचर सेम हो गया तो हीट फ्लो सीज हो जाएगा। तो सिर्फ हम पढ़ेंगे क्या फिर? अगर सारा इक्विलिब्रियम एक साथ स्टेब्लिश हो जाए तो उसको कहेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। हम वो स्टेट, वो अवस्थाएं पढ़ेंगे जो इसके बहुत नजदीक है। नजदीक मतलब जैसे गैस का टेम्परेचर है 30 डिग्री, अब हम इसको 40 डिग्री के रिजर्वोयर पे सेट नहीं करेंगे कभी भी। आपको मन में ये बात हमेशा रखनी है। इसको किस पे सेट करेंगे? इसको गर्म करना है तो, या हीट सप्लाई करनी है तो किसको, इसको किस पे सेट करेंगे? 30.0001। इट इज वेरी क्लोज टू इक्विलिब्रियम। इसी अवस्था में ये जो भी प्रोसेस होगा विल बी वेरी स्लो, वेरी स्टैटिक। तो उसको बोलते हैं, विच इज ऑलमोस्ट स्टैटिक, उसको बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, जो जनरली रिवर्सिबल रहते हैं। ठीक है ना। तो हम फिजिक्स में ज्यादातर अध्ययन करते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, प्रोसेस क्या होता है उसको भी डिफाइन करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं लिख देता हूँ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी का मतलब होता है ऑलमोस्ट, यानी ऑलमोस्ट स्टैटिक। ऑलमोस्ट स्टैटिक, हर रिवर्सिबल प्रोसेस को ऐसा होना जरूरी होता है। अच्छा, इरिवर्सिबल प्रोसेस आप ज्यादातर केमिस्ट्री में डील करोगे। ठीक है, जनरली फिजिक्स में जनरली रिवर्सिबल प्रोसेस को पढ़ेंगे। इतनी बात समझ आए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, कि उसको कैसे डिफाइन करते हैं, एक वर्क डन बाय गैस, और एक हीट गिवन टू द गैस। इन तीनों का सामंजस्य, ये तीनों कैसे रिलेटेड हैं, इस बारे में पढ़ेंगे। इस बारे में पढ़ने के लिए कुछ नियम है। तो पहला नियम है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो ये जो लॉ है ना,
ये फर्स्ट और सेकंड लॉ के बाद दिया गया है, तो ये इतना फंडामेंटल है कि इसको थर्ड लॉ कहना गलत हो जाएगा। तो हमने जीरो से नंबर चालू कर दिया अपना। थर्मोडायनेमिक्स के लॉ इतने शानदार हैं बच्चों। अगर आप मान लो इंटरेस्ट के तौर पे फिजिक्स पढ़ते हो, कोई एक ब्रांच आपको पढ़नी है, तो मेरा ऑब्जर्वेशन या मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये निकोलस टेस्ला का स्टेटमेंट है कि आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ो, ठीक है ना। तो इसके लॉ जानो, आप पूरा नेचर जान जाओगे, लास्ट तक आप देखना एंट्रोपी वाले तक, कि आपको पता चलेगा कि नेचर में जो भी घटनाएं होती हैं वो किन नियमों के तहत होती हैं। ये मोस्ट फंडामेंटल लॉज हैं नेचर के। पहला है जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ कहता है कि आपके पास कोई गैस है, गैस ए, इसका नाम आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई मतलब नहीं। कोई भी गैस है, गैस ए। एक दूसरी गैस है, गैस बी, ठीक है। इसको किसी भी कंडक्टिंग पाथवे से आपने इनको कनेक्ट किया, मतलब ये रॉड कनेक्टिंग है, कंडक्टिंग है, कुछ भी है, जिससे इसमें हीट फ्लो इससे हो सके। और आपने पाया कि पहले तो आपने ये डिसाइड किया ये दोनों गैसेस अलग अलग हैं, आपने पाया कि कोई हीट फ्लो नहीं हो रही, मतलब नो हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए, ऐसा आपने देखा। आपने फिर एक काम किया कि बी और सी को भी कनेक्ट किया, और आपने देखा इसका भी हीट फ्लो जीरो है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब आप ए और सी को कनेक्ट करोगे तो हीट फ्लो जीरो आएगा। बिना कनेक्ट करे ही बोल सकते हो वैसे। सर ये तो बहुत ही आम सी बात है कि ए बराबर बी, बी बराबर सी, ए बराबर सी होता है। सर ऐसा क्या महान काम किया है? तो अब मैं इसका जो एकदम माइक्रोस्कोपिक एस्पेक्ट है उसको टच करने जा रहा हूँ, और आपको समझ आए तो बताना, मतलब कि भाई ये कुछ अलग कहना चाह रहे हैं ये। सबसे पहले तो जीरोथ लॉ डिफाइन करता है एक बहुत बड़ी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को, जिसका नाम है टेम्परेचर। मेरी बात सुनना। एनर्जी एक बंदे के पास ज्यादा है, एक के पास कम है, तो हमारा इंट्यूशन क्या है एनर्जी के संदर्भ में? अब आप कोई फिजिक्स नहीं जानते हो, थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ रखी है आपने, तो आप क्या कहोगे कि एक चीज के पास एनर्जी ज्यादा है और एक के पास कम है, एक बंदा अंबानी है और एक आदमी एकदम बेगर है, कौन किसको पैसा देना चाहिए? जो अंबानी जी है उनको पैसा देना चाहिए, यानी जिसको पास ज्यादा एनर्जी है। एनर्जी शुड फ्लो फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, ऐसा होना चाहिए। क्या ऐसा होता है? आपको तो यही लग रहा है। अब मान लो आपने अटलांटिक ओशन का टेम्परेचर 0 से 5 किया, तो आपको कुछ हीट देनी पड़ेगी, और मुझे लगता है बहुत ट्रमेंडस अमाउंट में हीट देनी पड़ेगी। मतलब इतना बड़े सागर का टेम्परेचर, महासागर का टेम्परेचर 5 डिग्री रेज करने के लिए अद्भुत हीट देनी पड़ेगी। फिर आपके पास ये मार्कर, इसका टेम्परेचर आपने 0 से 6 डिग्री रेज किया, 0 से किया मुझे नहीं पता, इसका टेम्परेचर 6 डिग्री पहुंचा दिया आपने। आपको क्या इसको भी हीट देनी पड़ेगी? ऑफ कोर्स। मुझे एक चीज बताओ कि अगर दोनों का, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता वैसे, हीट होता है फ्लोइंग स्टेट ऑफ एनर्जी। हीट कंटेंट नाम बोलूंगा उसको, मैं बाद में बोलूंगा इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी एक स्टेइंग टर्म है। स्टेइंग मतलब उसके अंदर है पहले से। हीट एक स्टेइंग टर्म नहीं है, इसके अंदर इतनी हीट है। हाँ, ट्रांजिटिंग स्टेट है वो एनर्जी का, हीट। फिलहाल मैं ज्ञानतावश ये बोल देता हूँ कि चलो इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। किसके पास इंटरनल एनर्जी ज्यादा है? अटलांटिक ओशन के पास अनंत इंटरनल एनर्जी है इसके कंपैरिजन में। आप चाहे एक ड्रॉप का कर दो, ड्रॉप के सामने तो उसी अटलांटिक ओशन की ड्रॉप का कर दो, चाहे 6 डिग्री, किसके पास एनर्जी ज्यादा है? पूरे अटलांटिक ओशन के पास ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, सोच भी नहीं सकते इतनी ज्यादा है। वो तो एक तरीके से रिजर्वोयर है। आप देखेंगे अगर आप इस चीज को इसके पास ले जाएंगे, इस पेन को उसमें डिप करेंगे, तो ये एनर्जी को अपने से उसके अंदर ट्रांसफर करेगा। कितनी अजीब बात है। एनर्जी जो है लो से हाई में फ्लो हो रही है, इतनी कम एनर्जी है गरीब के पास। यानी एक भिखारी अंबानी जी को जितनी दौलत है वो दे जा रहा है जितनी दे सकता है। यानी कि एनर्जी जो है उसका फ्लो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि एनर्जी कितनी है। एनर्जी का फ्लो किसी और बात पर डिपेंड करता है, वो बात है टेम्परेचर।
वो क्या बात है, टेम्परेचर, कि टेम्परेचर किसका ज्यादा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, अगर उसका टेम्परेचर किसी अन्य चीज से ज्यादा है तो वो हमेशा दूसरी चीज को हीट देगी। हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होगा। इसी बात समझ गए, जानते भी थे, थोड़ा हैरान नहीं होते थे इन बातों पे, थोड़ा अलग से नहीं सोचते थे इन चीजों को, जानते तो सारी हो गई ये बात। अब देखो यहां पे ये लॉ कैसे टेम्परेचर डिफाइन करता है, कि आपने इन दोनों कनेक्ट किया और हीट फ्लो नहीं हुआ, तो इन दोनों का कोई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी सेम है जो इनको छू के बताया जा सकता है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। वो कौन प्रॉपर्टी है, वो जो भी सेम है ना उसका नाम रखेंगे हम आज से टेम्परेचर। इसकी सब प्रॉपर्टी अलग है बाकी, ये जो इस पे बोmbardment कर रहा है प्रेशर की, इसकी वॉल्यूम अलग है, इसका नाम अलग है, इसका एटॉमिक मास अलग है, मोलर मास अलग है, कुछ भी सब अलग है इसका। लेकिन अगर ये इसको हीट नहीं दे रहा तो मैं श्योर हूं सब कुछ अलग होने के बावजूद एक प्रॉपर्टी सेम है। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, टेम्परेचर। यानी मैं कह सकता हूं टीए टीबी के बराबर है, और टीबी किसके बराबर है, तो टीए किसके बराबर हो जाएगा, टीसी के। ये जीरोथ लॉ है। इट इज एन अमेजिंग लॉ। मतलब आप ऐसे सोचो, आप ऐसे वर्ल्ड में प्रवेश किए हो जिसमें आप टेम्परेचर, कोई चीज होती है ऐसा कुछ नहीं जानते। आपने देखा कि एक बहुत बड़ा कमरा है ये, और एक छोटी सी कोई चीज है, और ये कमरे के साथ उसको मिक्स करने की कोशिश की, अटैच किया, तो आपने पाया कि इसमें से कमरे से हीट उसकी तरफ नहीं जा रही ना, उससे इसकी तरफ आ रही है। तो कोई चीज ऐसा होने के लिए जो प्रेरित कर रही है ऐसा घटना को होने के लिए, तो वो चीज है कि इनकी टेम्परेचर की सिमिलैरिटी। तो आपको अगर कोई पूछे कि जीरोथ लॉ कौन सी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, उसका क्या नाम है, टेम्परेचर। टेम्परेचर की एक अलग धारणा बन गई ना हमारे मन में, कि ऐसी चिड़िया है जिसकी वजह से हीट फ्लो होता है, जिसके डिफरेंस की वजह से। अगर ये डिफरेंस ना हो तो हीट फ्लो नहीं होगी। अरे हाँ कि नहीं, तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में भी रहनी चाहिए। अगर कोई चीज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो केवल थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी क्या, वो नहीं। तीनों जो इक्विलिब्रियम लिखे थे बोर्ड पे, वो तीनों में को एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब सारे टाइप के इक्विलिब्रियम जितने भी आप जान सकते हो और भी, उन सब में होनी चाहिए वो चीज। अरे समझे कि नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है, मेरे कहने का मतलब है कि अगर दो चीजों के बीच में टेम्परेचर अगर सेम है, दो चीजों का टेम्परेचर सेम है, तो उनके बीच में हीट फ्लो कम से कम नहीं होगा। अरे हाँ कि नहीं। तो यानी एनर्जी के बारे में हमने एक चीज सीखी कि हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में, या हायर एनर्जी वाली चीज से लोअर एनर्जी वाली चीज को एनर्जी नहीं मिलती। अगर इनफैक्ट अगर लोअर एनर्जी वाली चीज का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो हायर एनर्जी वाली चीज को हीट दे देगा और एनर्जी दे देगा उसको उल्टा। अरे मेरी बात समझे क्या। तो हीट फ्लो होने का मेन कॉज है टेम्परेचर का डिफरेंस, एनर्जी नहीं है। एनर्जी अगर होता तो जो 0 डिग्री पे पानी है वो 0 डिग्री की बर्फ को और ठंडा कर पाता और गर्म कर पाता। इनफैक्ट वो गर्म है ना, थोड़ा ज्यादा गर्म तो नहीं है, वो 0 डिग्री हम खुद बोल रहे हैं, लेकिन उसके पास एनर्जी कंटेंट तो ज्यादा है। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि क्या सेम है, टेम्परेचर। अरे बात समझ गए होंगे आप। माइक्रोस्कोपिकली इसी चैप्टर में जानेंगे, केटीजी में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ प्रोसेस। आप ऐसा कुछ डिफाइन करेंगे तो किसी भी एक पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ये होती है, यानी वो पूर्णतया एक एक पार्टिकल की, इंडिविजुअल पार्टिकल की टेम्परेचर का फंक्शन होती है केल्विन्स में। ऐसा इसी चैप्टर में जान पाएंगे। क्लियर है। अब लिखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये लो। देखो कोई भी परीक्षा फाइट करना, क्वेश्चन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इसकी प्रोबेबिलिटी मैं 99.99 कहूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कोई पेपर नहीं देखा ऐसा प्रीवियस ईयर में, चाहे वो जेई हो चाहे नीट हो, कोई भी हो, कोई भी और, इसमें अगर ये टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स सिलेबस में है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन ना आ रहा हो, ठीक है, चाहे इजी चाहे मुश्किल, क्योंकि बहुत वास्ट है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट लिखता हूँ, मैथमेटिकल स्टेट, कि आपके पास कोई सिस्टम है ये, ठीक है, ये मतलब ये कोई पिस्टन है, इसके अंदर क्या ट्रैप्ड है, एक गैस, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे एक आइडियल गैस है,
क्योंकि ज्यादातर बार हम आइडियल गैस इक्वेशंस इनमें लगा देंगे। तो यहां पर क्या है, एक आइडियल गैस है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऐसा कहता है कि आप इसको हीट दो, हीट सिस्टम को दो, डेल्टा डेल्टा क्यू है हीट विच इज प्रोवाइडेड और गिवन टू द सिस्टम। डेल्टा क्यू ये है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर डेल्टा क्यू को पॉजिटिव होना है तो आपको सिस्टम को हीट देनी है, या फिर अगर आपने सिस्टम को हीट दी तो डेल्टा क्यू कैसा होगा, पॉजिटिव। मुझे नहीं पता वो क्या पढ़ा रहा है, मैं अपने बता रहा हूं। डेल्टा क्यू। और दूसरी चीज है कि आपने हीट दी तो ये गैस की जो ये जो हीट है ये दो चीज करेगी गैस के साथ। एक तो करेगी ये इस पिस्टन को, ऐसा में है कि मतलब कर भी सकती है ना भी करे, दो चीजों की प्रोबेबिलिटी है। तो इस पिस्टन को जैसे ही आप हीट दोगे तो इसकी मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो तो केटीजी में पढ़ोगे कि प्रेशर का ये फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने से मतलब वेलोसिटी आरएमएस ज्यादा होने से इसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा, और पिस्टन को ऊपर पुश करेगी। ठीक है, तो एक तो करेगी ये हीट वर्क। जैसे अगर आप बहुत एड्यूराइट पर्सन हो तो आपको क्यू ही लिखना है, डेल्टा क्यू कुछ नहीं होता, डेल्टा डब्ल्यू भी कुछ नहीं होता, चेंज इन हीट और चेंज इन वर्क कुछ नहीं होता। ठीक है, और दूसरा ये जो काज करेगी वो है इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी ये गैस की। ये सब लोग क्या होते हैं अभी बताऊंगा, मतलब ये फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है। ठीक है, ये मैं इनको सिंबॉलिकली बता देता हूं, ऐसा भी लिख सकते हो आप इसको, डेल क्यू। डेल और डी में फर्क है, डी शो करता है चेंज को, डेल होता है छोटा सा अमाउंट, नॉट चेंज, इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। वैसे डी डब्ल्यू बोल दो चाहे लिख दो, चाहे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बस आप बहुत ही एड्यूराइट पर्सन है तो आप ऐसा नहीं करते। चेंज इन वर्क से कुछ नहीं होता, डी डब्ल्यू इज नथिंग। आपने कभी W1 से W2 लिमिट जाते हुए देखी हो तो मुझे बताना जरूर किसी पाठ्य पुस्तक में कि वर्क डन W1 से लेकर W2 तक किया है, तो ऐसा वर्क नहीं होता डिफाइन। डेल क्यू बराबर इसके लिए चेंज डिफाइन होता है, जो स्टेट फंक्शन है ना, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। समझे इतना? ये फर्स्ट लो है, समझने के लिए बात, अब समझेंगे इसको। ये फर्स्ट लो है, ये इक्वेशन, ये समीकरण। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हो, डी यू इज इक्वल्स टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, अगर आपने इसको हीट दी तो बढ़ जाएगी, और जितना उसने काम किया गैस ने उतने से कम हो जाएगी। अगर वो पॉजिटिव काम कर रही है तो कम हो जाएगी। समझे? अब सिंबल्स के मीनिंग क्या है, डेल क्यू का क्या मीनिंग है, एलिमेंटल हीट या थोड़ी सी हीट या हीट, हीट गिवन टू द सिस्टम। मान लो ये डेल्टा क्यू या डेल क्यू कभी नेगेटिव हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ कि सिस्टम ने हीट को इजेक्ट कर दिया है, बाहर फेंक दिया है। ठीक है ना, निष्कासित कर दिया है, ट्रीट कर दिया है हीट को। डब्ल्यू का मतलब हो गया वर्क डन बाय द गैस, लिखना चाहूंगा मैं, बाय द सिस्टम होता है तो मैं सिस्टम ही लिख देता हूं। जनरली सिस्टम हमारा वो ट्रैप्ड गैस ही है, ठीक है, जो पिस्टन को मूव कर रही है। ठीक है, और तीसरी और बहुत महा इंपॉर्टेंट बात ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ हु, ऑफ सिस्टम। अगर डब्ल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब गैस के ऊपर काम हुआ है। गैस मौलिक रूप से अगर पॉजिटिव काम करेगी तो पिस्टन को किधर मूव करेगी, बाहर प्रेशर लगा रही है, वो पुश कर रही है उस पिस्टन को। अगर वाकई पुश कर पाई तो गैस का वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। केमिस्ट्री को भूल जाना, उसको इन्वॉल्व मत करना इसमें। साइन कन्वेंशन का डिफरेंस है, बाकी तो लॉ तो सेम ही है यार, उल्टा करके लिख देते हैं ना, वो एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में चीजें लिखते हैं वैसे। खैर, तो डेल डब्ल्यू क्या है, वर्क डन बाय द गैस। और हम फिजिक्स में क्या पढ़े हैं, मैं इस वॉल को इधर पुश कर रहा हूं, तो अगर वॉल ये वाकई इधर पुश हो जाती है तो मेरा वर्क कैसा है, पॉजिटिव। लेकिन कोई और शक्ति है जो वॉल को इधर पुश कर रही है लेकिन मेरा फोर्स तो उधर है, तो मेरा वर्क कैसा होगा, यानी गैस का वर्क, अगर गैस है वो चीज तो गैस का वर्क कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव अगर ये
कंप्रेस हो जाता है तो सिस्टम, सिस्टम की रिगार्डिंग बात करनी है और गैस को सिस्टम मानना है जनरली, ठीक है ना। आपको सिस्टम डिफाइन करके देना चाहिए लेकिन अपनी तरफ से मानना होता है तो अपन यही मानते हैं। अरे समझे, ये बात समझ गए ना। अच्छा, ये प्रोसेस फिजिक्स में स्लो क्यों होने चाहिए, वाई क्वासी स्टैटिक आंसर देता हूं और फिर इसका एक एक कंपोनेंट समझाता हूं मैं कि डब्ल्यू क्या होता है, क्यू क्या होता है, यू क्या होता है, ठीक है। वाई क्वासी स्टैटिक, अब देखना, मान लो कि आपके पास यहां पे पानी है, वाटर, बहुत ज्यादा मात्रा में, और आपने यहां पे बहुत बड़ा चंक ऑफ आइस इसके अंदर फेंक दिया, ऐसा किया आपने। तो जहां जहां से ये आइस गुजरेगी या जहां जहां फेंक के मारा है तो गुजर जाएगी, फिर वापस तैरेगी जरूरी लास्ट में। तो जहां जहां आइस के आसपास का जो क्षेत्र है पानी का, वो ज्यादा ठंडा होगा या सारा पानी एक ही टेम्परेचर पर होगा। बड़ी सी आइस अचानक ये से डाल दी फट से, तो आइस के पास का क्षेत्र होगा इमीडिएटली वो बहुत ज्यादा ठंडा होगा, और दूसरी चीजों का टेम्परेचर थोड़ा सा उसकी तुलना में ज्यादा होगा, गर्म होगा। तो अगर आपको इस पानी का टेम्परेचर बताना है तो आप क्या बताएंगे, अगर आपको इस पानी का टेम्परेचर बताना है तो आप क्या बताएंगे। कुछ नहीं बता पाएंगे ना, क्योंकि इतने इतने पानी का टेम्परेचर तो कुछ और है। बहुत बढ़िया आंसर दिया आप। और बाकी के पानी का टेम्परेचर वो नहीं है, तो पानी का एक यूनिक टेम्परेचर असाइन नहीं कर पाएंगे अपन। तो ये प्रोसेस क्वासी स्टैटिक नहीं है। क्वासी स्टैटिक कौन सा होता है कि आप बूंद बूंद पानी डालते इसमें, इन्फिनिटिसमली स्मॉल वाटर ऐड करते हैं उस अलग टेम्परेचर पे, ताकि वाटर एक दूसरे को जानता और अपन एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर पूरे पानी का डिफाइन कर पाते। वरना हम इसकी ग्रॉस मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी नेमली टेम्परेचर डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। कैसे डिफाइन करोगे पानी का टेम्परेचर, कैसे कह सकते हो आप इतनी जगह के टेम्परेचर को। अरे हाँ कि नहीं, कोई चार आदमी क्या करते हैं उसको भारत थोड़ी कह सकते हैं। पर्टिकुलरली 11 खेलते हैं, वो 11 को भारत हार गया तो मतलब हम सब हार गए क्या, वही वही हारे हैं बस। तो खैर, तो ये जो पानी है इसका टेम्परेचर कुछ और, इसका अगर ऐसा हो गया है तो पानी का एक वेल डिफाइंड टेम्परेचर नहीं होगा। ऐसा ही आपने यहां पे मान लो गैस एक्सपैंड होने की कोशिश कर रही है और यहां पे मिट्टी के पत्थर पड़े हैं तीन, मिट्टी के हो जाए किसी पत्थर पड़े तीन, आपने एक पत्थर यहां से उड़ा दिया तो अचानक से बहुत कम हो जाएगा प्रेशर, क्योंकि ऊपर दबाव पड़ रहा था ना, प्रेशर, ये फोर्स अपॉन में एरिया ही तो होता है पिस्टन का एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया, पहले इक्विलिब्रियम था तो अचानक से पिस्टन एक नई जगह पे सेटल होगा दो पत्थरों के साथ। प्रोसेस के दौरान आप बता सकते हो क्या प्रेशर रहा, नहीं, क्योंकि इसको तो पता भी नहीं चलेगा कि ये प्रेशर बदल गया है। कुछ मेरी बात समझ पा रहे हो क्या, गैस का प्रेशर नहीं डिफाइन होगा, क्योंकि ये अचानक अचानक चेंज हुआ है ना, ये वहीं बैठ जाओ। क्लास लगा दी थी क्या तुम्हारी एक्स्ट्रा। ठीक है, अरे बात समझे ना, मैं क्या कह रहा हूं कि पहले जो भी प्रेशर था, पहले 3P था, अब कितना रह गया 2P, है ना, पहले P था तो 2P/3 रह गया अब, है ना, 1/3 कम हो गया प्रेशर। तो मेरे कहने का मतलब है कि अचानक ऐसा करोगे, पहले से 1/3 एक झटके में कम कर दोगे तो एक वेल डिफाइंड प्रेशर नहीं होगा। तो इससे बेटर क्या है कि यहाँ पे आप सैंड के ग्रेन्स रखो, मतलब क्वासी स्टैटिक की परिभाषित करना चाह रहा हूं मैं, और एक ग्रेन उठाओ माटी का जो ग्रेन होता है, तो प्रेशर थोड़ा सा कम होगा, नीचे नीचे जो प्रेशर लगा, यानी इन्फिनिटिसिमली ज्यादा होगा इसका प्रेशर, तो ये गैस एक्सपेंड करेगी। तो आपको पता चलता रहेगा कि क्या 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 है, प्रेशर किस किस वक्त है। ऐसा पता चलने पर हमें क्या फायदा होगी सर, ध्यान रखना, आप अगर ये डायग्राम बना रहे हो, इसको बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम, VT PV कुछ भी, तो ये स्टेट 1 है, P और प्रेशर और वॉल्यूम है इसकी, इनडायरेक्टली टेम्परेचर भी बताया आपको, ये स्टेट है 2, गैस की स्टेट बोलते हैं। आपको कैसे पता स्टेट 1 से 2 में कैसे आए, अगर आपको बीच के सारे डॉट कनेक्टेड होंगे तभी तो पता चलेगा, और ये बीच के डॉट कैसे कनेक्ट किए हैं उसी का नाम है प्रोसेस। अगर आप अचानक कर देंगे इस प्रोसेस को, अचानक इस घटना को फरमा देंगे तो पता ही नहीं चलेगा किस 1 से 2 तो ऐसे भी आ सकता है ये।
अगर इसका ग्राफ बनाना है तो 1 से 2 पे जंप करने, हर बीच में हर चीज, हर डॉट एक स्टेट है, तो आपको बीच की स्टेट पता ही नहीं होगी, तो प्रोसेस नहीं पता होगा। फाइनल और इनिशियली बताए तो आप एक ही टर्म बता पाएंगे, जो वो टर्म्स बता पाएंगे जो कि क्या है, स्टेट फंक्शन है। जो पाथ फंक्शन है वो उड़ जाएंगे, इक्वेशन से बाहर चले जाएंगे। तो इसलिए फिजिक्स में हम जनरली प्रोसेस स्टडी करते हैं। स्लो स्लो होने से क्या होगा कि हमको इसका प्रेशर पता है, फिर थोड़ा सा बाद का पता है, इस वॉल्यूम का पता है, इसका वॉल्यूम का पता है, ऐसे ऐसे सबका पता है। तो अभी तो हमने ऐसे कनेक्ट किया, अगर ऐसा कुछ जाता तो हम ऐसे कनेक्ट कर देते, ऐसे जाता तो ऐसे कनेक्ट कर देते। मेरी बात समझ रहे हो ना? मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको हर डॉट का पता कब होगा, जब वो प्रोसेस क्या हो, अत्यंत धीरे हो। इससे प्रोसेस को पढ़ा जा सकता है, इसका वर्क निकाल सकते हो। तो ये क्वासी स्टैटिक का महिमा मंडन है कि प्रोसेस स्लो क्यों होना चाहिए। जनरली क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि वो ग्रेन वापस रख सकते हो आप बिना लॉसेस के। अरे मैं बात समझेगा ऐसा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ही पढ़ेंगे और इस नियम को पढ़ेंगे। ये पहला लॉ है। कौन सा, क्या लॉ है पहला? डेल क्यू। बहुत स्मॉल अमाउंट में हीट दी तो वो इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी प्रिसाइजली। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही आ रहा है मेरा, प्लस क्या करेगी वो, वर्क करेगी। हाँ, क्लियर है? इसमें हमारे को बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। एक मिथ मैं चाहता हूं कि आप उससे पहले ही दिमाग से निकाल दें, आपको बहुत सारे स्टेटमेंट क्वेश्चन करने में आसानी होगी। किसी चीज का तापमान बढ़ाने के लिए, या इनडायरेक्टली फनी वे में ऐसे पूछूं कि किसी चीज को गर्म करने के लिए उसको गर्म करना जरूरी है क्या? नहीं। ये सारे सवालों के जवाब हमको इस चैप्टर में आएंगे। सही भाषा में ये होगा कि किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसको हीट देनी जरूरी है क्या? आंसर है नो। अगर आप हीट ना भी दो तो इंटरनल एनर्जी फिर भी बढ़ा सकते हो आप इसकी, नेगेटिव वर्क करके, यानी गैस को कंप्रेस करके। एडियाबैटिक प्रोसेस में आप हीट नहीं देते लेकिन टेम्परेचर बदलते हो। आप इन चीज़ों को ध्यान रखें। ध्यान रखने का मतलब हुआ कि आप थर्मोडायनिक्स में ये चीज़ें जान पाओगे कि किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाना जरूरी नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट देनी जरूरी नहीं है। इनफैक्ट ऐसा तक हो सकता है कि हीट वो निकाल रहा है तो भी टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका। थोड़ा सा दिमाग में रखना इन चीज़ों को, आप आगे मैथमेटिकली डिराइव करेंगे, सब बोलेंगे। ठीक है? तो ये तीनों टर्म मैं डिफाइन करता हूं। सबसे पहले आज के लेक्चर में डिफाइन करूंगा मैं ये वर्क केवल। ठीक है? फिर ये और ये वन बाय वन, फिर तीनों क्लब यहीं से स्टार्ट हुई है वैसे, ज्यादा लेट नहीं हुआ। ठीक है? तो सबसे पहला है वर्क, डेल डब्ल्यू या डब्ल्यू। क्या होता है ये? देखो, आपने जो पिक्चर अज्यूम करी है वो ये वाली पिक्चर है। आपको मानना है कि एक आइडियल गैस यहाँ पे पिस्टन के नीचे दबी पड़ी है और वो पार्टिकल इस पे कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। क्योंकि बम्बार्डमेंट कर रहे हैं तो इसके ऊपर मोमेंटम इम्पार्ट कर रहे हैं, तो यानी इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स अपॉन में एरिया को क्या कहेंगे आप? प्रेशर। ठीक है? प्रेशर लगा रहे हैं और इसको इधर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं बाहर। ठीक है? अगर इक्विलिब्रियम है तो कई बार आपने किसी किसी किताब में देखा होगा कि प्रेशर ऑफ सराउंडिंग भी यूज कर लेते हैं वो, जो प्रोसेस उनको नहीं पता होता। अगर इक्विलिब्रियम में चीज है तो दोनों प्रेशर, अगर पिस्टन मासलेस है तो दोनों प्रेशर क्या होंगे? इक्वल। पर अगर मेरे को पूछा जाए, आपसे कहे, तो आपको प्रेशर ऑफ द गैस यूज करना है वर्क डन निकालने के लिए हमेशा। ठीक है ना? प्रेशर ऑफ द गैस, क्योंकि वर्क डन बाय द गैस लिखा है अपन ने उसमें वो। क्लियर है ये बात उस लॉ में? तो ये वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये गैस किधर फोर्स लगा रही है? आउटवर्ड स्ट्रेच करता है ना प्रेशर तो। अरे हाँ कि नहीं? मतलब पुश करता है अवे। जैसे यहां पर अगर पी प्रेशर है तो इसको पुश करेगा अवे, तो इसके ऊपर वर्क डन कैसे निकलेगा? छोटा सा वर्क डन कैसे निकलेगा? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन। अगर पिस्टन ऊपर ही डिस्प्लेस हुआ तो वर्क डन आएगा पॉजिटिव,
और नीचे डिस्प्लेस हो गया और फोर्स ऊपर ही लग रहा है इसका, तो वर्क डन आएगा नेगेटिव। ये है वर्क डन बाय द गैस, और उस लॉ की इक्वेशन में जो डेल डब्ल्यू लिखा हुआ है वो भी है वर्क डन बाय द गैस एफ डॉट डी एक्स। इतनी बात क्लियर है? अब अगर इन जगहों का प्रेशर पी है, क्या इस जगह का पी है और इस जगह का भी पी है? हाँ, होना चाहिए। सडन चेंज, यहां से कोई दगड़ नहीं उठाना है, फेंकना नहीं है उसको। क्वासी होना चाहिए प्रोसेस, हर समय का प्रेशर पता होना चाहिए। तो प्रेशर की टर्म्स में फोर्स कैसे लिखते हैं? प्रेशर इनटू में एरिया। अरे यही फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, अगर पी सब जगह का प्रेशर है इस हाइट का, तो प्रेशर इनटू एरिया, ये फोर्स लगेगा पिस्टन के ऊपर, इनटू में डीएक्स हो जाएगा डब्ल्यू, इसका इंटीग्रेशन। डब्ल्यू क्या आ जाएगा? पी, और ये क्या चीज है? ए इंटू डी एक्स क्या है? वॉल्यूम का चेंज, डीवी। यानी आपको ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है तभी होगा। और डेल डब्ल्यू लिखना चाहते हो तो ये बिना इंटीग्रल आएगा पीडीवी, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, पीडीवी का इंटीग्रेशन हो जाएगा डब्ल्यू। ठीक है, यानी ये हमेशा वर्क का फॉर्मूला रहेगा ऑलवेज। ये क्या रहेगा? हमेशा वर्क का फॉर्मूला रहेगा पीडीवी। जहां पे पी है उस समय का प्रेशर गैस का जब वॉल्यूम कितनी चेंज हो रही है, डीवी। जैसे ही गैस एक्सपैंड होगी, हो सकता है प्रेशर बदल जाए, हो सकता है ना बदले, वो डिपेंड करता है कौन सा। आइसोबैरिक प्रोसेस में कभी नहीं बदलता। जैसे ही गैस एक्सपैंड होगी, जैसे ही गैस एक्सपैंड होगी तो प्रेशर हो सकता है चेंज हो जाए। टीवी वॉल्यूम तक जो प्रेशर पी रहा है वो मल्टीप्लाई करेंगे फिर और कोई प्रेशर, ये ऐसा है पी आई डेल्टा वी आई का समेशन। बात समझे कि नहीं? ये वर्क होगा। क्लियर है? अब मैं एक इंडिकेटर डायग्राम से रिलेटेड चीज बताऊं। अगर कोई पुण्य आत्मापन से पूछे कि ये इंटीग्रल करने के लिए हमको क्या चाहिए, मेनली क्या चाहिए हमको? प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम चाहिए। मान लो ये फंक्शन पता है वॉल्यूम के रूप में, तभी तो कर पाएंगे यार दोस्तों, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जैसे P अगर पता है एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, तभी तो, जैसे P है के वी स्क्वायर, तो यहां धर देंगे लाके और इंटीग्रेट कर देंगे V1 से V2 तक, तो हमको क्या मिल जाएगा? वर्क डन बाय द गैस। समझ में आ रही है बात? इस इंटीग्रेशन को कर देंगे तो वर्क डन हो जाएगा PdV का इंटीग्रल। ठीक है, वर्क डन हो जाएगा PdV का इंटीग्रेशन। नहीं, कैप्चर हो रहे हैं आप? ये देखो, इस एक्सिस पर P मेजर करेंगे और इस पर करेंगे V मेजर। अगर ऐसा कर रहे हैं तो कोई भी ग्राफ बना, ठीक, कोई भी ग्राफ बना P और V के बीच, ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, तो ये कितनी दूरी है? ये वॉल्यूम है V और ये वॉल्यूम है V प्लस dV, तो ये कितना वॉल्यूम है? dV। तो ये एरिया कितना होगा? P इंटू dV। यहाँ का प्रेशर P है ना, इतना जानते हैं हम इंटीग्रेशन में, P dV इसका क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा, और पूरा एरिया निकालना है तो इंटीग्रेट कर देंगे। तो P dV का, जो P dV का इंटीग्रेशन है वही क्या देता है अपन को? वर्क देता है। P dV का इंटीग्रेशन क्या देता है? रुक जा, तेरे को वर्क दूंगा मैं आज, तना वर्क दे दूंगा मैं आज पूरे दिन। ये वॉल्यूम है V2, ये वॉल्यूम है V1। तो अगर आपको कंप्लीट वर्क निकालना है तो एरिया बाउंडेड बिटवीन, देखो ये मत रटना एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया बाउंडेड बिटवीन पीवी ग्राफ एंड वॉल्यूम एक्सिस। ठीक है, वॉल्यूम एक्सिस अगर वाई एक्सिस होती है और ये ग्राफ ठीक ऐसा ही बन जाता है, कैसा भी बना लो, और ये वी है, ये पी है,
तो ये वाला एरिया नहीं होगा वर्क, ठीक है ना। कौन सा होगा, यहां से ये V1 है और यहां तक ये क्या है V2, तो ये वाला एरिया होगा। वॉल्यूम एक्सिस और ग्राफ के बीच का एरिया होगा, क्योंकि वाई डी एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक्स वाई ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया होता है वो। पीडीवी इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये जो डीवी लिखा रहता है ये और ग्राफ के बीच का एरिया होगा वो। अरे क्लियर है क्या, ध्यान रखना इसका, गलती हो जाएगी वरना बहुत बड़ी। अगर मान लो ऐसा ग्राफ बना हुआ है तो आपको लगेगा कि यार वही वाला ग्राफ है, तो पीवी ग्राफ नेचुरल आइसोकोरिक प्रोसेस का वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो नो वर्क, डीवी जीरो। लेकिन ये का यही ग्राफ कोई आपको दे देगा और ऐसे दे देगा तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम क्या हो रहा है V1 से V2 तक चेंज हो रहा है, तो ये वाला एरिया जो होगा वो वर्क हो जाएगा। अरे क्लियर है क्या। तो ग्राफिकली 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 एरिया बाउंडेड, एरिया बाउंडेड जो भी बात लिखी वापस लिख रहा हूं मैं, सुंदर सुंदर, बाय पीवी ग्राफ एंड वॉल्यूम बराबर होगा वर्क, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, ग्राफ के हिसाब से। तो ग्राफ आपको कैसे कैसे देखने को मिलेंगे, कैसे भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ दिखाता हूं, मैं आपको साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ जैसे ये, और मान लो हम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे गए और फिर स्टेट 2 से स्टेट 1 पे गए, ऐसे ये रहा, ठीक है। 1 से 2 तक इस एरो के हिसाब से, इस पाथ से एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्क कैसा आएगा, पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव। फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, गैस एक्सपेंड कर रही है तो वर्क डन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो यहां से लेकर यहां तक का कुछ एरिया आएगा, अरे हाँ कि नहीं बोलो, ये कुछ एरिया आएगा। इस एरिया का जो भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव वर्क का वैल्यू होगा। फिर गैस क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है, कंप्रेस हो रही है इसके तहत, इसके नीचे का जो भी एरिया होगा वो नेगेटिव वर्क आएगा। कुल मिला के नेट वर्क कितना आएगा, जो इस साइकिल का बीच में एरिया है वो, और वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। यानी क्लॉकवाइज साइकिल के लिए रटना नहीं है आपको, समझ में आना चाहिए, समझ में आ गया होगा। क्लॉकवाइज साइकिल है ना ये, तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एरिया ऑफ साइकिल होगा, एरिया ऑफ लूप होगा वर्क, और पॉजिटिव होगा। अगर ये इलिप्स बन जाता है तो इलिप्स का एरिया होगा पाई ए बी, सर्कल बन जाता है तो पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर बन जाता है स्क्वायर का एरिया, वगैरह वगैरह। अरे क्लियर है, इसकी थोड़ी फील ले लेते हैं। अब देखिए जो एक्सपेंशन हुआ है ना, एक्सपेंशन हुआ है ये हायर प्रेशर पे हुआ है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम है। हायर प्रेशर पे उतना ही एक्सपेंशन हुआ है जितना कंप्रेशन हुआ है, वॉल्यूम का चेंज तो वही है, लेकिन कंप्रेशन लोअर प्रेशर पे हुआ है। कंप्रेशन किस पे हुआ है, लोअर प्रेशर पे। तो पी के साथ जो डीवी डीवी मल्टीप्लाई करते आ रहे थे वो एक्सपेंशन के टाइम पी बड़ा था। अरे मैं बात समझ रहे हो, एक्सपेंशन वाला वर्क यानी पॉजिटिव वर्क क्या होगा, ज्यादा। अरे समझे कि नहीं समझे, और वापस उसी स्टेट में आ गए हो, मतलब उसी जगह पे आ गए हो, गैस की अवस्था वही, अवस्था मतलब प्रेशर और वॉल्यूम वही हो गए, तो टेम्परेचर भी इनडायरेक्टली इस इक्वेशन से एसोसिएटेड होता है, ये वही, और वही गैस। आर तो सभी गैसेस के लिए वही होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है वो। और एन मतलब वही गैस है तो एन भी फिक्स रहेगा। तो टी टेम्परेचर जो है, जो टेम्परेचर टी है वो भी तो इनडायरेक्टली पता होता है ना, पी और वी पता होता है, तो तीनों एक साथ शो हो जाते हैं। अगर आपको कोई पीवी ग्राफ आपके पास है तो आप पीटी ग्राफ वीटी ग्राफ भी बना सकते हो उसका कोरस्पॉन्डिंग, इस बात को ध्यान रखना, तुम बनाएंगे भी केटीजी में। मैं फिलहाल ऐसा कह रहा हूं कि इस डॉट को अपन कहते हैं गैस की स्टेट। क्यों गैस की स्टेट, क्यों कि जो गैस ट्रैप्ड है उसका आपको क्या पता है, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, यानी इनडायरेक्टली पता है उसका टेम्परेचर। इसको बोलते हैं गैस की अवस्था, गैस की स्टेट आपको पता होती है। गैस की स्टेट यहां से यहां आई, वापस नहीं आ गई, वही स्टेट में आ गई गैस। अगर आप कमरे से बाहर निकल जाओ तो पता भी नहीं चलेगा
कि वही स्टेट में कुछ हुआ है क्या रास्ते में, स्टेट के हिसाब से प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो गए सेम, लेकिन गैस ने क्या करा है, वर्क किया है। यानी वर्क जो है वो स्टेट पे डिपेंड नहीं कर रहा, वर्क जो है वो पाथ फंक्शन है। क्या है वर्क, पाथ फंक्शन। अब देखो ना, ये वन स्टेट है, ये टू है। अब यहां से यहां ऐसे आओ, ऐसे आओ, ऐसे आओ, क्या वर्क डन तीनों बार अलग लगाएगा? यस। क्या वर्क डन तीनों बार अलग लगाएगा? बिकॉज सेम एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, लेकिन अलग अलग प्रेशर पे। अरे हाँ कि नहीं? तो वर्क क्या आएगा हर बार, क्या आएगा, अलग अलग आएगा, डिफरेंट डिफरेंट। तो वर्क कैसा फंक्शन है, अब लिख लीजिए, वर्क इज ए पाथ फंक्शन। मतलब आप गैस की स्टेट देख के वर्क नहीं बता सकते। हम वर्क कर दिया उसी स्टेट में आ गए, 20 बार वर्क कर देंगे ऐसे तो उसी स्टेट में पड़े रहेंगे तो बहुत ज्यादा वर्क हो गया, और स्टेट वही है। तो स्टेट देख के वर्क को डिफाइन नहीं किया जा सकता, स्टेट के साथ वर्क एसोसिएट नहीं हो सकता, ठीक है, ना ही स्टेट के चेंज के साथ हो सकता है। आपने क्या एग्जैक्टली पाथ फॉलो किया है उस पर वर्क डिपेंड कर रहा है। और दूसरी बात, वर्क निकालने के लिए प्रोसेस क्वासी स्टैटिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? फोर्स होना चाहिए। अगर क्वासी स्टैटिक किसी कारण से नहीं होता तो क्या हो जाएगा? तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस प्रोसेस के तहत ये स्टेट आई है फाइनल वाली? एक और हर दूसरे पॉइंट के बीच में कितनी स्टेट्स है? अनंत। हर दो स्टेट के बीच में अनंत प्रोसेस संभव है। तो प्रोसेस एग्जैक्टली पता चलने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ग्राफ होना चाहिए, और हर वक्त का पी हर वक्त का वी होना चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। अरे ग्राफ कोई भगवान थोड़ी बनाता है, गैस ऐसे चल रही है तो ये ग्राफ थोड़ी बना देगी, तो कॉपी छोड़ देंगे तो कौन बनाता है ग्राफ? मानस, मनुष्य। वो देखता है अब क्या प्रेशर है, अब क्या वॉल्यूम है, फिर वो डॉट लगाता है। वो थोड़ी देर बाद देखता है अब क्या प्रेशर है, वो सभी डॉट्स को क्या कर रहा है, कनेक्ट। उसको क्या पता चलता है? प्रोसेस। अरे क्लियर है? और वर्क कैसे कैसे निकाल सकते हैं, और वर्क कैसे कैसे निकाल सकते हैं ग्राफ से, या फिर प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम दिया हो तो वर्क निकाला जा सकता है। अगर प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिया हुआ हो तो भी वर्क निकाला जा सकता है, क्योंकि पीवी बराबर एनआरटी से हम तीनों चीजों को क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। ठीक है ना? जैसे मैं आपको बोलूंगा फाइंड वर्क, फाइंड वर्क, और इक्वेशन दूं कि प्रेशर इज 2 kV, के यहां पे कांस्टेंट है, और वॉल्यूम एक्सपेंड कर रही है V1 टू V2। तो दो तरीके से वर्क फाइंड कर सकते हैं, P dV। क्या प्रेशर कांस्टेंट है प्यारा बच्चों? नहीं, वॉल्यूम का फंक्शन है। 2 के बाहर चला जाएगा, V dV आ जाएगा, या जाएगा V²/2, 2 से बाहर वाला कट जाएगा, या जाएगा KV²। कहां से कहां तक? V1 से V2 तक, के V2² माइनस V1²। वर्क आ जाएगा। क्लियर है? आप ऐसा भी कह सकते हो, P V जैसे जीरो के साथ मैच नहीं करनी चाहिए इस लाइन को कभी भी। आपने यहाँ पे बोल दिया गैस का प्रेशर जीरो है, यानी एब्सोल्यूट जीरो को प्राप्त हो गए हो आप। करना नहीं चाहिए। आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक या अच्छी बुक या अच्छे नरेटर को ऑब्जर्व करेंगे तो हमेशा ऐसा करेंगे, और जरूरत नहीं करेंगे यहाँ तक ले जाने की, ऐसे डॉटेड कर देंगे उसको कि अगर ये जा पाता हमसे यहाँ तक जाता। पीवी ग्राफ ऐसा ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ से V1 से लेकर कहां तक निकालना है वर्क? V2 तक। इसका एरिया निकाल सकते हो ट्रेपेजियम का। क्या क्या होता है एरिया? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों साइड पैरेलल है, तो यहाँ पर प्रेशर क्या है? P1, और यहाँ पर प्रेशर क्या है? P2। सम करना है, P1 प्लस P2 इनटू में V2 माइनस V1, डिफरेंस बिटवीन देम। अब P1 क्या हो जाएगा? P1 हो जाएगा 2 kV1, और P2 क्या हो जाएगा? 2 kV2। 2 के बाहर चला जाएगा, 2 से 2 काट जाएगा, के बाहर आ जाएगा, के V2 प्लस V1, V2 माइनस V1। अब देखोगे तो यही वर्क आ जाएगा। तो ग्राफ से भी वही आ जाएगा, से भी वही आ जाएगा, या तो ग्राफ से इक्वेशन लिखो, ये इक्वेशन से ग्राफ बना लो। बहुत बार इजी होता है इक्वेशन से ग्राफ बनाना, या ग्राफ से इक्वेशन लिखो, जैसे आपके पास। अब आप हेडिंग लिखिए, वर्क डन। बहुत इंपॉर्टेंट है,
और बार बार इसको पढ़ना। ठीक है, वर्क डन बाय पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। देखो इसको सिद्ध किया जा सकता है बात को, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट महानता नहीं रखती ये बात की कि भाई पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की क्वेश्चन होती है। कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से रिप्रेजेंट की जा सकती है, कोई भी क्वेश्चन अगर की जाए, कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से रिप्रेजेंट की जाए तो वो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होता है। इसको बोलते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस है, हमारे 4 सुप्रसिद्ध पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है हमारे सिलेबस में। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि यही 4 प्रोसेस आपको आने चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये 4 आपको पक्के आने चाहिए अच्छे से। ठीक है, उसके अलावा अल्फा वैल्यू 2 3 4 5 8 8 9 1.9 1.2 कुछ भी हो, वो हर प्रोसेस जो ऐसे व्यक्त किया जा सके पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कहलाएगा। जैसे अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और पीवी बराबर होता है एनआरटी। ये पहले कांस्टेंट है गिवन गैस के लिए, ये भी कांस्टेंट हो गया तो पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा, तो अल्फा क्या हो जाएगा 1। अगर अल्फा नाम मैं कुछ प्रसिद्ध प्रोसेस के लिखूंगा, और ऐसा नहीं है कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में ये 3 4 ही हैं, ये 3 4 मोस्ट फेमस प्रोसेस हैं। जनरली गैस को एक्सपेंड या कंप्रेस इन्हीं प्रोसेस के तहत किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे कोई प्रोसेस नहीं होता। एक डॉट दूसरे डॉट से कैसे ही कनेक्ट हो सकती है यार, कैसे ही रिलेशन रख सकती है वो, है ना। अल्फा बराबर 1, अल्फा बराबर 1 है तो वो प्रोसेस है आइसोथर्मल। अब आप सारे बताओ आइसोबैरिक के लिए अल्फा कितना हो जाएगा? आइसोबैरिक के लिए, आइसोबारिक के लिए कितना हो जाएगा? आइसोबैरिक में प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, कितना हो जाएगा? प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि पी बराबर कांस्टेंट करना है तो वॉल्यूम की कितनी पावर लगाएं? 0 लगाओ मत, 1 मतलब कि 1 बन जाना चाहिए, तो हाँ फिर 0 लगेगी। एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है, तो अल्फा क्या बन जाता है? अरे कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर ने ना गलती से एडियाबैटिक प्रोसेस लिखना चाहते थे तो यहाँ पे अल्फा लिख दिया, सर गामा को अल्फा बोलते होंगे। ऐसा नहीं है, अल्फा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है अगर वो गामा है, सीपी बाय सीवी है, उसको एक नंबर को हम पेक्यूलियरली गामा कहते हैं, अगर वो है तो उस प्रोसेस का नाम होगा जो बंदा उसको, जैसे आप अगर म्यूजियम में जाएंगे या कहीं जाएंगे एग्जीबिशन में जहां पे प्रोसेस दिखाए जा रहे हैं, तो जिस बंदे को डायबिटीज है उसको कौन सा प्रोसेस दिखाया जाएगा? डायबिटिक, ए डायबिटिक प्रोसेस दिखाया जाएगा उसको। अब आइसोकोरिक के लिए बताओ, आइसोकोरिक के लिए बता दो। अरे सही में सही हो जाती है डायबिटीज। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक। मुझे माइक बंद करने में मजबूर मत करो नॉर, मेरे को अपना शस्त्र उठाने में मजबूर मत करो। हाँ, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए अल्फा कितना हो जाएगा ये बताना है। तो अपन को यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट करना है, तो 1/अल्फा से रेज कर देते हैं पावर, इसकी 1/अल्फा, इसकी v, और ये हो जाएगा c की पावर 1/अल्फा जो कि एक नया कांस्टेंट c डे आ जाएगा। अब v कांस्टेंट प्रूव करना है तो 1/अल्फा को क्या होना पड़ेगा? 0। तो अल्फा को क्या होना पड़ेगा? इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी होना पड़ेगा। ठीक है, इंफिनिटी होना पड़ेगा अल्फा को। सी डैश है, सी डैश है, वन वन नहीं है वो। ठीक है, सी की पावर सी डैश नया कांस्टेंट आ जाएगा। जैसे 5 है तो √5 आ जाएगा, √5 नहीं मतलब जो भी नया नया कुछ कांस्टेंट ही आएगा, वो नया कुछ नहीं आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ये हो गया आइसोकोरिक में। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ ये फेमस है,
ऐसे पी पर 3 बराबर कांस्टेंट भी हो सकता है, उस प्रोसेस का नाम नहीं पता है हमको या रखा नहीं है हमने। ठीक, इन लोगों ने जो इस दुनिया में जीते मरते हैं, उन्होंने इनके 4 के रखे हैं, ये फेमसली आपको पढ़ने, ये तो आने ही आने चाहिए 100% सारे। ठीक है, तो मैं किसी भी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का वर्क डन कैलकुलेट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, जल्दी करूंगा मैं कैलकुलेशन। ठीक है, हमको क्या करना है, पी वी की पावर अल्फा प्रोसेस दिया हुआ है बराबर कांस्टेंट, ये प्रोसेस है, वर्क कैलकुलेट करना है। तो वर्क क्या होता है, पी डी वी। क्या हमको प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम पता है? आंसर है यस। कहां पर पता है, कहां पे लिखा हुआ है? यहां पे लिखा हुआ है इनडायरेक्टली। तो यानी प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट अपॉन में वी की पावर अल्फा, यानी कांस्टेंट अपॉन इनटू में वी की पावर माइनस अल्फा। तो वर्क डन हो जाएगा, v1 से v2 इंटीग्रेट करना है, कांस्टेंट इनटू में v की पावर माइनस अल्फा dv, और इसको इंटीग्रेट करना। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 जुड़ जाएगा, कांस्टेंट बाहर फेंक दिया, 1 जुड़ जाएगा, तो c 1 माइनस अल्फा और v की पावर हो जाएगी 1 माइनस अल्फा। देख लो इसको, इंटीग्रेशन को एक बार जरा, v1 से v2 समझ में आया? 1 जोड़ोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस 1, और नीचे भी होगा माइनस अल्फा प्लस 1, 1 कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा नीचे वाला। c क्या चीज था, कांस्टेंट, वेरी गुड। c क्या चीज था, pv की पावर अल्फा। देखो ऐसा है, मैं यहां पे एक बार c लिख देता हूं, c अपॉन में 1 माइनस अल्फा, v2 की पावर 1 माइनस अल्फा माइनस v1 की पावर 1 माइनस अल्फा। क्या आ जाएगा यहां पे, w बराबर c को क्या लिख सकते हैं, pv की पावर अल्फा। इसके साथ जब मल्टीप्लाई करना है तो मैं p2 v2 की पावर अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों एक ही बात है ना। P1 V1 की पावर अल्फा बराबर है P2 V2 की पावर अल्फा बराबर P3 V3 की पावर अल्फा बराबर कोई भी प्रेशर कोई भी वॉल्यूम की पावर अल्फा। V2 के साथ मेरे को गुणा करना है, तो C को ऐसा है ना, ये C इंटू 1 माइनस अल्फा, लो एक एक स्टेप लिख देता हूं, V2 की पावर 1 माइनस अल्फा माइनस C इंटू V1 की पावर 1 माइनस। ऐसा तो मानते हो, ऐसा तो है। इस C को मैं, ये सारे C हैं, तो यहां पे इनमें से कौन सा चुनूं जब V2 लिखा हुआ है, P2 V2, सी को लिखा P2 V2 की पावर अल्फा, और यहां पर V2 की पावर है 1 माइनस अल्फा। जब दो चीजें गुणा होती है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, तो यहां पर V2 आ जाएगा सीधा, ये आ जाएगा वर्क। आपको याद होगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क होता है P2 V2 माइनस P1 V2 अपॉन में 1 माइनस गैमा, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन में 1 माइनस गैमा मतलब अल्फा, वर्क डन बाय क्या है, अरे अरे इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये इतनी देर फ्रेम करे क्वेश्चन, इतनी देर आप इसको ऐसा लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो nRT2 माइनस nRT1 अपॉन में 1 माइनस अल्फा। इसको लिख सकते हो आप nR डेल्टा टी 1 माइनस अल्फा। छोटा सा वर्क लिख सकते हो आप, nRDT नहीं होता है वर्क, ध्यान रखना कहीं nRDT रट जाओ, 1 माइनस अल्फा अपॉन में भी आएगा। अभी आपको याद हुआ क्या बोलना है, हाँ बोलो, अभी रुको, अभी थोड़ा ये और याद कर लीजिए। अब देखो, अगर मान लो, अगर मान लो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो T2 और T1 तो बराबर हो जाएंगे, ऊपर आ जाएगा 0 और नीचे नहीं इन्फिनिटी, और अल्फा क्या होता है उसमें 1, तो 0/0 फॉर्म आ जाएगी। यानी इस फार्मूला से हम कोई भी प्रोसेस का वर्क निकाल सकते हैं सिवाय आइसोथर्मल का। जैसे एक का अल्फा का वैल्यू किसका, एडियाबैटिक का इंफिनिटी था, आइसोकोरिक का था इंफिनिटी, यस, उसका वर्क डन क्या होता है 0, तो नीचे इंफिनिटी आने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी इंफिनिटी या 0 नहीं आना चाहिए,
अनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आनी चाहिए हमारे पास। तो नीचे क्या आ गया, इसको इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या आ गया, ये वन समथिंग बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। आइसोकोरिक कवर क्या हो जाएगा, जीरो। अरे समझे कि नहीं समझे, आइसोबैरिक का क्या हो जाएगा, P1 और P2 बराबर हो जाएंगे, दोनों P हो जाएंगे, P इंटू V2 माइनस V1। और कौन सा बचेगा, आइसोथर्मल का इससे निकाल ही नहीं सकते, और कौन सा बच गया फेमस में से, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का 1 माइनस गामा हो जाएगा नीचे, 1 से बड़ा होता है। बहुत बढ़िया बात बोली बच्चे ने। तो अगर वर्क डन ये 1 से बड़ा है तो ये हमेशा नंबर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ये नीचे वाला नंबर। अगर वर्क डन को पॉजिटिव होना है तो ऊपर वाला नंबर भी क्या होना चाहिए। आप देखोगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये होती है इक्वेशन, प्लस डब्ल्यू, ये तो जीरो, यानी कि डब्ल्यू अगर आपका पॉजिटिव है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, रिड्यूस। अरे हाँ कि नहीं, अगर आप आइसो एडियाबैटिक कंप्रेशन करोगे तब टेम्परेचर बढ़ेगा। एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, गैस अपनी ही ऊर्जा से एक्सपेंशन करेगी, उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, हीट तो उसको लेनी नहीं। इस बात को बाद में चर्चा में लेंगे ज्यादा डीपर। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। मैं डेल्टा लिख रहा हूँ, डेल्टा लिखना नहीं चाहिए, मैं खुद मना कर रहा हूँ इस बात को। क्यू लिखना चाहिए यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ क्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, द मोस्ट इंपोर्टेंट, जीरोथ भी पढ़ाया था। डब्ल्यू होता है वर्क डन बाय द गैस, अगर गैस खुद काम कर रही है तो उसको पॉजिटिव लिखेंगे। अगर डब्ल्यू नेगेटिव आता है किसी कारणवश, यानी गैस के ऊपर काम हो रहा है, हाँ, यानी गैस अगर एक्सपेंड कर रही है तो डब्ल्यू पॉजिटिव होगा। हाँ, ये है हीट, इसके बारे में हम इतना नहीं जानते हैं लेकिन इसका नाम जानते हैं, और इसका भी नाम जानते हैं। वर्क के बारे में हम जानते हैं कि ये कौन सा फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन होता है। स्ट्रेंज बात बताऊं, ये पाथ फंक्शन, ये पाथ फंक्शन, इन दोनों का डिफरेंस स्टेट फंक्शन, यानी ये डिपेंड करता है कि क्या प्रोसेस था, ये डिपेंड करता है कि क्या प्रोसेस था, और इनका अंतर डिपेंड ही नहीं करता कि क्या प्रोसेस था। स्ट्रेंज, पर इसको अपन बाद में देखेंगे। पहली बात तो ये पाथ फंक्शन होता है, इसका पीवी ग्राफ बनाया तो वॉल्यूम एक्सिस और ग्राफ के बीच का एरिया आपको क्या देगा, वर्क देगा। अरे क्लियर है। अगर आपको टेम्परेचर और पी ग्राफ दिया हो, टेम्परेचर के साथ दिया हो पी का ग्राफ अगर दे दिया जाए, तो आपको उसको पीवी ग्राफ में कन्वर्ट करना है, वो करना सिखाएंगे। पीवी ग्राफ के लिए वैलिड एरिया वाली बात, अगर पीटी का लगा उसको भी इंडिकेटर डायग्राम ही बोलते हैं, क्योंकि वो उसको ले आता है ना पीवी वाले को। अच्छा, ग्राफ वाला तो ये साइक्लिक प्रोसेस का भी समझ गए। आपको जो शीट दी जाती है उसमें बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको साइक्लिक प्रोसेस के और वर्क के, सारे कर लेना। और बाकी वर्क ऐसे भी डिफाइन होता है, अगर प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम आपको पता है तो आपको क्या करना है, पीवी। जनरली आप एनकाउंटर करेंगे ऐसा, मान लो आपकी परीक्षा में ये सवाल आया, तो हमको जाके सोल्व नहीं करना है इसको, हमको करना है एनआर T2 माइनस T1 अपॉन में 1 माइनस 3, ये आंसर हो जाएगा। अरे क्लियर है। ऐसा ग्राफ में भी आप ऐसा कर सकते हो, अगर आप पीवी की पावर अल्फा रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, उस ग्राफ को दे सकते हो, तो P2 V2 यहाँ पे P1 और ये वॉल्यूम V1, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन में 1 माइनस अल्फा। इतना तक नहीं करना है। ग्राफ का क्वेश्चन कैसे करना है, ग्राफ का एरिया निकाल के, साइकिल वाले का कैसा करना है, साइकिल के अंदर अंदर का एरिया निकाल के, और बाकी प्रोसेस वाली इक्वेशन से निकाल लें। ये बिगनर लेवल पे हमने किया। क्लियर है। ये आया कैसे, कि गैस एक्सपेंड कर रही थी, फिजिकली कैसे आया ये, हम वापस कॉपी में आ गए ना, इस बात को भूल गए, इस बात को कभी नहीं भूलना है। ठीक है, कि एक गैस है वो इस पिस्टन के अंदर रखी हुई है, ये क्या करने की कोशिश कर रही है, एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है। बाहर से कोई लोग पुश कर रहे होंगे, इसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो एक्सपेंड कर जाएगी, उनका ज्यादा हो जाएगा तो कंप्रेस कर जाएगी। हाँ, क्लियर है।